नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। कल आप सब ने बहुत ज़्यादा कमेंट किए कि जीएस की जो प्रैक्टिस क्लास हम लोगों ने स्टार्ट की थी एमपी कांस्टेबल और एमपीएसआई के लिए, उससे क्वेश्चंस आ रहे हैं और ये बहुत खुशखबरी वाली बात है कि आप सबको क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। आप सब ने जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसमें कमेंट भी किया है, तो चलिए उसी सीरीज को कंटिन्यू कर लेते हैं आपके एग्जाम्स तक। आप सब ने बहुत मैसेजेस भी किए कि जो जीएस की प्रैक्टिस सीरीज हमने चलाई थी उसको कंटिन्यू किया जाए। जो इस क्लास में पहली बार है मैं उन्हें बता दूं कि 2025 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी अपलोड किए जा चुके हैं, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। एमपी स्पेसिफिक करंट अफेयर्स और स्टैटिक का एक वीडियो जा चुका है। आज होने वाली है जीएस प्रैक्टिस की 7 क्लास और इस क्लास के बारे में मैं थोड़ा सा जानकारी आपको दे दूं कि जो हम जीएस प्रैक्टिस की सीरीज चला रहे थे उसमें हम सारे सब्जेक्ट्स आपके कवर कर रहे थे जो आपकी जीएस में आना है, जैसे साइंस है, कंप्यूटर है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी, आपका साइंस वाला सेक्शन, एमपी वाला सेक्शन। तो हमने ये सोचा है कि अब ऐसा कर लेते हैं हम लोग कि जीएस की प्रैक्टिस इसमें करते हैं और एक एमपी स्पेसिफिक जो जीएस प्रैक्टिस की वीडियो है वो हम अलग से ला देंगे। कल या परसों वो वीडियो चला जाएगा। तो इस तरीके से एक पार्ट आपका जीएस का स्टैटिक पार्ट वाला कवर होता चला जाएगा और दूसरी वीडियो में हम एमपी के क्वेश्चंस ला देंगे, जैसे हमने करंट अफेयर्स में किए थे कि एक वीडियो हमने करंट अफेयर्स का डाला, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, और एक वीडियो अलग से एमपी के करंट अफेयर्स का डाल दिया। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। खुद का भी इवैल्यूएशन करना है कि कितने क्वेश्चंस के आंसर आप सही कर पा रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? पहला सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, चहुंदड़ो। तो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा था फेमस बंदरगाह? लोथल। लोथल वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो अहमदाबाद, गुजरात। लोथल वर्तमान में कहाँ है? तो लोथल वर्तमान में अहमदाबाद, गुजरात में स्थित है। ये सवाल भी पूछा जाता है। दूसरी चीज, लोथल से क्या मिला है? तो लोथल से क्या क्या चीजें मिली हैं? सबसे बड़ा बंदरगाह माना जाता है ये, तो इस वजह से यहाँ पे शिपयार्ड बनाने का कारखाना भी मिला है। ये भी पूछा जाता है कि शिपयार्ड बनाने का कारखाना कहाँ मिला है? तो शिपयार्ड बनाने का कारखाना लोथल में मिला है। अब जब मोहनजोदड़ो दिया गया है तो इनके बारे में भी जान लेते हैं कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखलदास बनर्जी जी ने। किन्होंने की थी खोज? राखलदास बनर्जी जी ने की थी। मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? तो विशाल स्नानागार मिला है। विशाल स्नानागार क्या होता था कि कोई धार्मिक अनुष्ठान मान लीजिए होने वाला है तो वहां पे सब कोई सामूहिक रूप से स्नान करते थे। तो पूछा जाता है विशाल स्नानागार कहाँ से मिला? तो विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अब आते हैं हड़प्पा पे। तो हड़प्पा से कौन सी चीजें मिली हैं? बताइए, कमेंट करके बताइए हड़प्पा से कौन सी चीजें मिली हैं। और हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी जी द्वारा की गई। दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा की खोज की। क्लियर? चहुंदड़ो से क्या मिला है? चहुंदड़ो से मन के बनाने का कारखाना मिला है। चहुंदड़ो से क्या मिला है? मन के बनाने का कारखाना। ये सारी चीजें आपके एग्जाम में पूछी जानी है। और आपको पता है कि आप जो सब कमेंट कर रहे हैं ना कि क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं? उसका कारण ये है कि हमने जीएस प्रैक्टिस इस तरह की है कि हमने एक ही जगह बहुत सारी चीजें जानने का प्रयास किया है। तो वो तो असंभव वाली बात होती है कि क्वेश्चन ना फंसे, क्योंकि हमने सब कुछ जाना है। इस प्रैक्टिस सीरीज में हमने अगर जीएस का एक क्वेश्चन भी किया है तो उससे रिलेटेड हमने सारी चीजें पढ़ी हैं वहां पे। लोथल की खोज किसने की थी? तो लोथल की खोज की थी एसआर राव जी ने। अब देखिए पूछा क्या था? पूछा था कि सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है या सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? लोथल। हमने ये जान लिया और हम आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन ऐसे नहीं पढ़ना है। लोथल के बारे में सब पढ़ना है कि लोथल वर्तमान में कहाँ है? तो अहमदाबाद, गुजरात में स्थित है। क्या ये सवाल नहीं पूछ सकता कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल वर्तमान में किस राज्य में स्थित है, कहाँ स्थित है? लोथल की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा एसआर राव जी ने लोथल की खोज की थी। लोथल से क्या मिला है? तो शिपयार्ड बनाने का कारखाना मिला है। ये भी पूछा जाता है कि शिपयार्ड बनाने का कारखाना कहाँ से मिला। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? राखलदास बनर्जी जी ने की। मोहनजोदड़ो में क्या पाया गया है? तो विशाल स्नानागार पाया गया है। हड़प्पा की खोज किसने की? दयाराम साहनी जी ने की। चहुंदड़ो क्या मिला है? चहुंदड़ो में मन के बनाने का कारखाना मिला है। तो जब मैच द कॉलम में चीजें आती हैं तो वहां ये चीजें काफी हेल्प करती हैं आपके लिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पूछा था बंदरगाह, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह क्या है? लोथल है। क्लियर? और ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं वो भी आपको याद रखने हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है?
अब आप मुझे ऐसे लॉजिकल जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर खुद दीजिए कि भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा होगा। सीधी सी बात है, ऊंचाई पर स्थित जो राज्य है होगा वहीं पे ये दर्रा स्थित होगा। और ऊंचाई पे स्थित राज्य कौन से हैं, जैसे लद्दाख सबसे ऊंचाई पे स्थित है। तो अब आप मुझे बताइए भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा होगा, शिपकिला होगा, उमलिंगला, बनिहाल, खारदुंगला, बताइए। तो भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है उमलिंगला दर्रा। ये कहाँ स्थित है, ये लद्दाख में स्थित है। क्लियर। तो उमलिंगला दर्रा कहाँ है, लद्दाख में स्थित है। दूसरी चीज, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, तो याद रखिएगा 5799 मीटर इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है। पूछ सकता है कि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 5799 मीटर ऊंची है। उमलिंगला दर्रा सबसे ऊंचाई पे स्थित मोटर वाहन युक्त दर्रा है। मोटर वाहन युक्त दर्रा का मतलब ये होता है कि आपने देखा होगा, कई सारे रील्स में भी देखा होगा आपने कि जब लोग लद्दाख जाते हैं तो वहाँ गाड़ी, जो बाइक होती है, बुलेट होती है, जिसके पास जो भी साधन होता है, तो वो वहाँ पे ट्रेवल करते हैं उस गाड़ी को लेके। तो मोटर वाहन युक्त का मतलब होता है कि आप वहाँ अपनी बाइक को भी ले जा सकते हैं और बाइक से भी ट्रेवल कर सकते हैं। तो सबसे ऊंचाई पर स्थित मोटर वाहन युक्त दर्रा कौन सा है, उमलिंगला दर्रा। कहाँ स्थित है, लद्दाख में स्थित है। पूछ लेगा समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है इसकी, समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है, तो याद रखिएगा समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 5799 मीटर। क्लियर। तो भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा उमलिंगला दर्रा कहाँ स्थित है, लद्दाख में स्थित है। समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है, 5799 मीटर ऊंचा है ये। और सबसे ऊंचाई पर स्थित मोटर वाहन युक्त दर्रों में से एक है। एक चीज और, बाकी जो दिए गए हैं उनके बारे में भी जान लीजिए। शिपकिला दर्रा कहाँ है, बताइए। शिपकिला दर्रा कहाँ स्थित है, तो शिपकिला दर्रा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है। बनिहाल दर्रा कहाँ है, बनिहाल कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। क्लियर। खारदुंगला कहाँ है, बताइए। खारदुंगला दर्रा कहाँ है, कमेंट करके बताइए। चलिए आगे बढ़िए। तो भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है, तो कौन सा है ऊंचाई पर स्थित, उमलिंगला दर्रा लद्दाख में स्थित है। अगला सवाल है, विशिष्ट ऊष्मा क्या दर्शाती है। साइंस भी आना है आपके सिलेबस में। विशिष्ट ऊष्मा क्या दर्शाती है, 1 ग्राम पदार्थ को वाष्प बनाने में ली जाने वाली ऊष्मा, 1 ग्राम पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने वाली ऊष्मा, वस्तु को पिघलाने में ली जाने वाली ऊष्मा, या ऊष्मा का प्रवाह। तो देखिए, कहा जाता है कि पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत ज़्यादा होती है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि पानी को गर्म होने में भी टाइम लगता है और पानी को ठंडा होने में भी टाइम लगता है। तो जो चीज़ गर्म होने में ज़्यादा समय लगाएगी उसकी विशिष्ट ऊष्मा उतनी ही ज़्यादा होगी। जैसे मैंने क्या कहा कि एक जो पानी है, मान लीजिए पानी का ताप, पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी वही क्या कहलाती है, उसकी विशिष्ट ऊष्मा। तो जिस चीज को गर्म होने में जितना समय लगेगा वही उसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज्यादा होगी। तो किसी पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए हमको जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जैसे पानी का नॉर्मल टेम्परेचर में पानी है, उसका जो तापमान है वो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। तो उसको बढ़ाने के लिए आपको जितनी ऊष्मा की ज़रूरत होगी वही उसकी विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। तो किसी भी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा वो होती है कि 1 ग्राम पदार्थ का ताप जितना बढ़ाना, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जितनी ऊष्मा की आवश्यकता है वही उसकी विशिष्ट ऊष्मा है। मान लीजिए आपने कोई पदार्थ लिया हुआ है और उसका तापमान आपको 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, तो उसका तापमान बढ़ाने में 1 डिग्री सेल्सियस जितनी आपको ऊष्मा लगेगी वही कहलाती है उसकी विशिष्ट ऊष्मा। तो अगर वो पदार्थ 1 डिग्री सेल्सियस अपने नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा जा रहा है तो उसको वो गर्म होने में जितनी ऊष्मा लगेगी वो क्या है, विशिष्ट ऊष्मा। और पानी की विशिष्ट ऊष्मा क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि इसको गर्म होने में ज़्यादा समय लगता है। क्लियर। इस वजह से इसकी विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा है। तो विशिष्ट ऊष्मा किसी भी पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगने वाली ऊष्मा। कंप्यूटर भी आना है। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग होता है। ऑप्शन दिया गया है, प्रथम पीढ़ी के, द्वितीय पीढ़ी के, तृतीय पीढ़ी के, चतुर्थ पीढ़ी के। बताइए माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग होता है। तो माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग चतुर्थ पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं उनमें उपयोग होता है। और ये अलग अलग पीढ़ी में इन चीज़ों का उपयोग हुआ और इससे कंप्यूटर की जो दक्षता है वो बढ़ती चली गई। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका उपयोग हुआ, निर्वात ट्यूब का, वैक्यूम ट्यूब का। तो पूछा जाता है कि वैक्यूम ट्यूब का यूज़ कब हुआ, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स में। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स में किसका उपयोग हुआ, तो ट्रांजिस्टर का यूज़ हुआ। और तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका उपयोग हुआ, तो इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ हुआ।
तो अभी हम ये पढ़ के भी आगे बढ़ सकते थे कि माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग हुआ, हम पढ़ते चतुर्थ पीढ़ी और आगे बढ़ जाते। लेकिन क्या हम ऐसे पढ़ेंगे? नहीं, हमें ऐसे ही पढ़ना है जैसे हम पहले पढ़ रहे थे, तभी क्वेश्चंस फंस रहे हैं। तो याद रखिएगा, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका उपयोग हुआ? पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ, निर्वात ट्यूब का यूज हुआ। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का यूज हुआ। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज हुआ और चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ। तो पूछा क्या था, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर्स में उपयोग हुआ है? तो चतुर्थ पीढ़ी के। लेकिन पहला भी पूछ सकता है, दूसरा भी पूछ सकता है, तीसरा भी पूछ सकता है। तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब यानी कि निर्वात ट्यूब का, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर्स का और तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज हुआ। और चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका उपयोग हुआ? माइक्रो प्रोसेसर का। तो माइक्रो प्रोसेसर पूछा था तो राइट आंसर हो जाएगा चतुर्थ पीढ़ी। चलिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? भारतीय संविधान में जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उनको किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया है? बताइए। 44वां संविधान संशोधन, 42वां, 52वां, 86वां। तो मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, और इसी को कहा जाता है मिनी संविधान। और मिनी संविधान यानी कि लघु कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों कहा जाता है? इस वजह से क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में संविधान में बहुत ज़्यादा परिवर्तन किए गए थे। और कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा? तो 10। तो वर्तमान में तो 11 मौलिक कर्तव्य है, तो 11वां कब जुड़ा? तो 11वां जुड़ा था 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। 11वां मौलिक कर्तव्य क्या कह रहा था? 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात कर रहा था। और इसी 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत संविधान में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 21A। अब जो बाकी दिए हैं उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। 44वां संविधान संशोधन 1978, ये क्या करता है? ये संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निकाल के एक कानूनी दर्जा प्रदान करता है। तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से कब हटाया गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा के एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। और संविधान में एक नया आर्टिकल जुड़ा, वो आर्टिकल क्या था? आर्टिकल 300A, जो संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। फिर आता है 52वां संविधान संशोधन 1985। ये किससे संबंधित है? तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है, यानी कि दल बदल से संबंधित है। और इसी के अंतर्गत संविधान में एक नई अनुसूची जुड़ी। कौन सी? 10वीं अनुसूची। तो पूछा जाता है कि संविधान में 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? तो संविधान में 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जुड़ी, जो एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है। तो मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? तो मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे, फिर 11वां कब जुड़ा? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। 11वां मौलिक कर्तव्य कहता है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। ये 44वां संविधान संशोधन 1978 क्या कहता है? कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा के एक कानूनी दर्जा प्रदान किया जाता है। और इसी के लिए संविधान में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 300A। और 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ही 11वां मौलिक कर्तव्य जुड़ा। 52वां संविधान संशोधन 1985 एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है, यानी कि दल बदल से, और इसी के अंतर्गत संविधान में 10वीं अनुसूची जुड़ी। क्लियर? तो पूछा क्या था? मौलिक कर्तव्य कब जुड़े? तो मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। उत्पादन की सीमांत उत्पादकता मतलब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या दिखाती है? इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर सिलेबस, इकोनॉमिक्स भी आएगी। और इकोनॉमिक्स के लिए मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। उसमें इकोनॉमिक्स के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे कवर कराए गए। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होती है? कुल उत्पादन, कुल श्रमिक, अतिरिक्त श्रमिक जोड़ने में परिवर्तन, औसत उत्पादकता, संयंत्र क्षमता। तो देखिए, मान लीजिए आप कोई इंडस्ट्री चला रहे हैं, आप कोई फर्म चला रहे हैं, और आपने कितने मजदूर रखे हुए हैं उस फर्म को चलाने में? मान लीजिए 5 लेबर रखे हुए हैं आपने, 5 श्रमिक। 5 श्रमिक मिलकर एक दिन में कितनी बाइसिकल्स बनाते हैं? 5 श्रमिक मिलकर एक दिन में मान लीजिए 3 साइकिल्स बनाते हैं, 3 साइकिल बनाते हैं। अब आपने क्या किया? आपको लग रहा है कि काम स्लो हो रहा है, तो आपने क्या किया? एक श्रमिक और जोड़ दिया। तो
अब टोटल लेबर कितने हो गए, अब टोटल लेबर हो गए 6। क्यों? क्योंकि आपने कितने ऐड ऑन किए हैं श्रमिक, कितने लेबर ऐड ऑन किए आपने, तो एक लेबर आपने ऐड ऑन किया, तो अब इसकी जो उत्पादकता है वो बढ़ जाएगी कि नहीं, क्योंकि पहले 5 लेबर मिलके 3 साइकिल्स बना रहे थे, तो अब 6 लेबर हो गए हैं, तो अब ज़्यादा साइकिल्स बनाएंगे। तो जब आप अपने फर्म में किसी एक व्यक्ति को जोड़ रहे हैं या एक श्रमिक को जोड़ रहे हैं, तो उससे आपके प्रोडक्शन में कितना अंतर आएगा, उत्पादन में कितना अंतर आएगा, यही कहलाती है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। यही क्या कहलाती है? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। कि पहले 5 श्रमिक मिलके क्या कर रहे थे, 3 साइकिल्स बना रहे थे, तो अब 6 श्रमिक हो गए हैं क्योंकि आपने एक श्रमिक जोड़ दिया, तो उससे आपके प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन में कितना अंतर आएगा, कि और ज़्यादा उत्पाद बनेंगे। सीधी सी बात है। तो जितना भी चेंज आएगा, जितना उत्पादन में परिवर्तन होगा, वही कहलाती है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। तो उत्पादन की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी? अतिरिक्त श्रमिक जोड़ने से, पहले 5 श्रमिक थे, फिर आपने एक अतिरिक्त श्रमिक जोड़ा, तो टोटल हो गए 6 श्रमिक। तो अब इन 6 श्रमिक मिलके आपके उत्पादन में कितना चेंज हो जाएगा, तो वही कहलाएगी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। तो अतिरिक्त श्रमिक जोड़ने से उत्पादन में जो भी परिवर्तन होगा वो क्या कहलाएगा? वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कहलाएगी। क्लियर? तो जब एक अतिरिक्त श्रमिक जुड़ के उत्पादन में जितना भी परिवर्तन है वो क्या कहलाएगा? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। पहले 5 मिलके 3 साइकिल्स बना रहे थे, तो अब हो सकता है 6 लोग मिलके 4 साइकिल्स बनाएं। तो जितना भी एक श्रमिक को एक्स्ट्रा जोड़ने पे चेंजेस आए प्रोडक्शन में, वही कहलाती है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। क्लियर? अब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कभी नहीं भूलेगी। वर्तमान में NHRC के अध्यक्ष कौन है? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। NHRC के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो NHRC क्या है? NHRC मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है। इसका गठन कब हुआ था ये भी पूछा जाता है, तो इसका गठन हुआ था 12 अक्टूबर 1993 को। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो वी रामा सुब्रमण्यम जी बनाए गए हैं इसके अध्यक्ष। तो इतनी चीज़ें आपको NHRC से रिलेटेड पता होनी चाहिए। और जैसा कि इसका नाम है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, तो ये क्या करता है? लोगों के जो मानवाधिकार है उनकी रक्षा करता है, जो लोगों की ह्यूमन राइट्स हैं उनकी रक्षा करने का काम करता है। क्लियर? तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के वर्तमान अध्यक्ष हैं वी रामा सुब्रमण्यम जी। और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का गठन कब हुआ था? तो 12 अक्टूबर 1993 को इसका गठन हुआ था। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। और ये जो भारत के लोग हैं, आम जनता है, उनकी जो मानवाधिकार हैं उनकी रक्षा करने का काम करता है। जैसे ये मानवाधिकार वाले जो कार्यकर्ता हैं वो जेलों में जाते हैं, कैदियों की स्थिति देखते हैं कि उनके रहने लायक वहाँ स्थिति है या नहीं। क्यों? क्योंकि ह्यूमन राइट्स कमीशन, मानवाधिकार उनके संरक्षित होने चाहिए, भले वो कैदी ही क्यों ना हो। क्लियर? तो ये मानव अधिकारों की रक्षा करने का काम करता है ये आयोग NHRC, जिसका गठन हुआ 12 अक्टूबर 1993 को। और इसके वर्तमान अध्यक्ष वी रामा सुब्रमण्यम जी बनाए गए हैं। और इसके पहले कौन थे? अरुण कुमार मिश्रा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के भूभाग का कितना है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के भूभाग का कितने प्रतिशत है? 3.4, 2.4, 4.5, 1.7। मतलब ये कह रहा है कि मान लीजिए ये ग्लोब है, ये पूरी पृथ्वी है, अलग अलग देश हैं, यहाँ पे इंडिया है, तो ये इंडिया पूरे भूभाग का कितने प्रतिशत है? तो ये इंडिया जो है, अपना भारत जो है, वो पूरे भूभाग का, ये पूरे भूभाग का कितने परसेंट कवर करता है? तो 2.42% कवर करता है। और भारत किसके से कितने पड़ोसी देश जुड़े हुए हैं? तो याद रखिएगा, भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। भारत के 7 पड़ोसी देश हैं जहां से इसकी स्थलीय सीमा टच होती है, और भारत के 2 कैसे देश हैं जिससे इसकी समुद्री सीमा टच होती है। और जिनसे कौन से पड़ोसी देश है जिनसे स्थलीय सीमा टच होती है? तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, इनसे भारत, अफगानिस्तान है, इनसे भारत की कौन सी सीमा टच होती है? स्थलीय सीमा टच होती, स्थलीय सीमा टच होती। एक सवाल और बनता है कि भारत की स्थलीय सीमा सबसे ज़्यादा किस देश के साथ टच होती? भारत की जो स्थल सीमा है वो सबसे ज़्यादा किस देश से टच होती है? तो भारत की जो स्थलीय सीमा है वो सबसे ज़्यादा किससे टच होती है? बांग्लादेश के साथ टच होती है। और भारत की स्थलीय सीमा सबसे कम किसके साथ टच होती है? तो सबसे कम टच होती है अफगानिस्तान के साथ, 102 किलोमीटर की मात्र, अफगानिस्तान के साथ। क्लियर? तो याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा जो स्थलीय सीमा है इंडिया की वो किस देश से टच हो रही है? बांग्लादेश के साथ।
बांग्लादेश के साथ हम अपनी सबसे ज़्यादा भूमि टच करते हैं। और सबसे कम स्थलीय सीमा किसके साथ है? तो अफगानिस्तान के साथ है। और दो पड़ोसी देश कौन से हैं जिनसे भारत की समुद्री सीमा लगती है? तो आपको पता होगा, यहाँ पे श्रीलंका है, उसके साथ भी समुद्री सीमा टच होती है, और मालदीव। ये दो ऐसे देश हैं जिनके साथ भारत की समुद्री सीमा टच होती है। क्लियर? तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो 2.42% है। क्लियर? और भारत के 7 स्थलीय जो पड़ोसी देश है उनमें सबसे ज़्यादा सीमा भारत किसके साथ टच कर रहा है? बांग्लादेश के, और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ। और भारत की 2 समुद्री जो सीमाएं हैं वो किस देश के साथ लगती हैं? श्रीलंका और मालदीव्स। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर जीडीपी 80 लाख करोड़ है और राष्ट्रीय आय यानी कि जीएनपी 85 लाख करोड़ है, तो इसका मतलब क्या होता है? जीडीपी 80 लाख करोड़, जीएनपी 85 लाख करोड़। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जीडीपी क्या है, और मैं आपको ये भी बता चुकी हूँ कि जीएनपी क्या है। जीडीपी क्या होता है? किसी भी देश की घरेलू सीमा के अंदर, किसी भी देश की घरेलू सीमा के अंदर जितना उत्पादन होता है वो है जीडीपी। और किसी भी देश की जो विदेशी आय होती है वो किस में सम्मिलित होती है? विदेशी आय जीएनपी में सम्मिलित होती है। जीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब देश की घरेलू सीमा के अंदर जितना उत्पादन हो रहा है वो किस में सम्मिलित होगा? जीडीपी में। और विदेशी आय जिसमें सम्मिलित होगी, मतलब रेमिटेंसेस भी शामिल होंगे, वो जीएनपी में। और रेमिटेंसेस का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए आपके कोई सगे संबंधी हैं, बाहर किसी देश में जॉब कर रहे हैं, उन्होंने वहां से वो पैसा डॉलर में, मान लीजिए डॉलर में इंडिया भेजा, तो वो डॉलर में जो पैसा इंडिया आ रहा है वो क्या है? वो रेमिटेंसेस है। और वो किस में शामिल होगा? वो इस जीएनपी में शामिल होगा। और जीएनपी का फुल फॉर्म मैंने क्या बताया था? कभी कभी तो फुल फॉर्म पूछ लेता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और इस ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में क्या शामिल होती है? विदेशी आय। लेकिन जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में विदेशी आय सम्मिलित नहीं होती है। अब क्या कह रहा है? जीडीपी कितना है? 80 लाख करोड़। जीएनपी कितना है? 85 लाख करोड़। ज्यादा क्या लग रहा है आपको? 80 की 85? सीधी सी बात है 85। जब 85 ज्यादा है मतलब जीएनपी ज्यादा है। अब देख लीजिए कह क्या रहा है कि इस स्थिति में क्या है? मौद्रिक लाभ अधिक है, कि विदेशी आय शुद्ध आय से अधिक है, कि घरेलू उत्पादन अधिक है, या कोई आय शुद्ध आय से नहीं निकाली जाती। तो क्या दिख रहा है आपको? कौन ज्यादा है? 80 ज्यादा है कि 85? 85 ज्यादा है। 85 क्या है? जीएनपी। और जीएनपी में क्या शामिल होती है? विदेशी आय। तो विदेशी आय किससे ज्यादा हो जाएगी? घरेलू आय से। तो विदेशी आय शुद्ध आय से अधिक है। विदेशी आय किससे? शुद्ध आय से अधिक है। और इसी घरेलू आय को ही शुद्ध आय भी कहा जाता है। शुद्ध आय मतलब घरेलू सीमा के अंदर जितना उत्पादन हो रहा है। क्लियर? तो ग्रॉस, जीएनपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी में वो चीजें शामिल होती हैं जो किसी भी देश की घरेलू सीमा के अंदर जिनका उत्पादन होता है। और जीएनपी में शामिल होती हैं जिनका जो पैसा विदेश से आता है, भले वो रेमिटेंसेस के तौर पे ही क्यों ना हो, वो जीएनपी में शामिल होता है। अब कह रहा है कि जीएनपी ज्यादा है। जब जीएनपी ज्यादा है मतलब कि विदेशी आय ज्यादा है। किससे? घरेलू सीमा से, घरेलू आय से। तो बस वही विदेशी आय शुद्ध आय से अधिक है। क्लियर? तो वही पूछ रहा था कि यदि जीडीपी 80 लाख करोड़ है और जीएनपी 85 लाख करोड़ है तो इसका मतलब क्या है? तो हमने देखा कि जीएनपी ज्यादा है, 85 है। जब जीएनपी ज्यादा है तो विदेशी आय ज्यादा होगी, तो विदेशी आय शुद्ध आय से अधिक है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? बताइए श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? आप सबके सामने ऑप्शन है, ऑक्सीडेशन, संयोजन, रिडक्शन या केमिकल रिएक्शन। बताइए श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? तो मैं आपको बता दूं कि श्वसन कैसी है। श्वसन ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। और ऑक्सीडेशन प्रोसेस में क्या होता है, कभी कभी पूछ लेता है ये सवाल कि निम्नलिखित में से ऑक्सीकरण की अगर कोई घटना है तो उसके लक्षण क्या नहीं है। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है? तो याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन खोता है। अब ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीजन तो जुड़ेगा ही। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस में ऑक्सीजन क्या होता है? जुड़ता है। और जो हाइड्रोजन है वो भी खोता है, हाइड्रोजन निकलता है। तो इतनी प्रोसेस होती हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस में। तो यदि आ जाए कि निम्नलिखित में से ऑक्सीडेशन के लक्षण क्या क्या हैं तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। ऑक्सीडेशन यानी कि प्रोसेस में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन खोता है। ऑक्सीडेशन है तो ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन जुड़ेगा और हाइड्रोजन भी खोता है। तो इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन खोते हैं और जुड़ने का काम किसका होता है? तो जुड़ने का काम होता है ऑक्सीजन का। तो श्वसन कैसी प्रक्रिया है? श्वसन ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है, जिसमें ऑक्सीडेशन है तो ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन जुड़ेगा।
और इलेक्ट्रॉन क्या है, तो इलेक्ट्रॉन खोता है और हाइड्रोजन खोता है। ऐसा भी सवाल आता है कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन खोता है, इलेक्ट्रॉन जुड़ता है, या इलेक्ट्रॉन का कोई प्रभाव नहीं होता है। तो आपको लगा के आना है कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन खोता है। ऐसे भी पूछेगा कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस में हाइड्रोजन खोता है, हाइड्रोजन जुड़ता है, या हाइड्रोजन का कोई क्रिया नहीं होती है। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस में हाइड्रोजन खोता है। दो चीज़ें खोई जाती हैं यानी कि निकलती हैं, इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन, और जुड़ना काम होता है ऑक्सीजन का। क्लियर? तो श्वसन कैसी प्रक्रिया है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। उपराष्ट्रपति का त्यागपत्र किस आर्टिकल के तहत दिया जाता है? ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी हमारे भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा दिया स्वास्थ्य कारणों से। बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गए वो कि आखिर ऐसा क्या कारण हो गया। कई सारे लोग इसे पॉलिटिकल भी बता रहे हैं, तो ये सवाल इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो उपराष्ट्रपति जी का त्यागपत्र किस में है बताइए, किस आर्टिकल में है? तो उपराष्ट्रपति भारत के स्वेच्छा पूर्वक अपना त्याग पत्र यानी कि इस्तीफा दे सकते हैं, उसका वर्णन है आर्टिकल 67A में। और इसी के अंतर्गत भारत के उपराष्ट्रपति, जिनका नाम क्या था? जगदीप धनखड़ जी। जगदीप धनखड़ जी। तो जगदीप धनखड़ जी ने क्या किया है? जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा दे दिया है स्वास्थ्य कारणों से। क्लियर? और भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बनाए गए हैं? तो भारत के नए उपराष्ट्रपति बन गए हैं जो किस क्रम के हैं? 15th क्रम के, CP राधाकृष्णन जी। तो अब आपको पता होना चाहिए कि भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? CP राधाकृष्णन जी हैं। और किस क्रम के हैं? तो 15th क्रम के। ये भी पूछा जाता है। उपराष्ट्रपति का त्याग पत्र किस आर्टिकल के अंतर्गत दिया जाता है? आर्टिकल 67A के अंतर्गत। और भारत के कौन से राष्ट्रपति हैं जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है? तो जगदीप धनखड़ जी हैं। और नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? CP राधाकृष्णन जी। और किस क्रम के हैं? तो 15th क्रम के। क्लियर? चलिए आगे बढ़िए। छठी अनुसूची मुख्य रूप से किन राज्यों पर लागू होती है? अभी आपने सुना होगा लद्दाख प्रोटेस्ट चल रहा था जिसमें सोनम वांगचुक का नाम बहुत ज़्यादा आया। तो आखिर वो प्रोटेस्ट हो क्यों रहा था? इसी छठी अनुसूची में लद्दाख को शामिल करने की मांग हो रही थी। तो इस वजह से छठी अनुसूची इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो छठी अनुसूची मुख्य रूप से किन राज्यों पर लागू होती है बताइए? तो छठी अनुसूची मुख्य रूप से किन राज्यों पर लागू होती है? 4 राज्यों पर वर्तमान में। वो 4 राज्य कौन से हैं? असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। तो पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से छठी अनुसूची में कौन सा राज्य शामिल नहीं है। तो आपको ये 4 राज्य पता होने चाहिए, तभी आप बता पाएंगे। दूसरी चीज़ कि जो अनुसूचियों में जिन बच्चों को दिक्कत होती है, संविधान के भाग में दिक्कत होती है, आर्टिकल्स में दिक्कत होती है, तो उसके लिए हमने एक सीरीज चलाई है जिसमें आपको 20 से 30 मिनट के अंतर में आपको संविधान के भाग, अनुसूचियाँ, DPSP से रिलेटेड आर्टिकल्स और बहुत सारी चीज़ें आपको शॉर्ट क्लिप्स के माध्यम से एक वीडियो में करा दी जाती हैं। पहले थ्योरी, उसके बाद MCQ। तो अगर आपको चीज़ें याद नहीं होती हैं, अनुसूचियाँ, संविधान के भाग, तो आप प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे, उसमें एक सेक्शन मिलेगा संपूर्ण पॉलिटी का। उसमें आपको छोटी छोटी क्लिप्स के माध्यम से पॉलिटी के सारे चैप्टर्स रिवाइज करवाए जा रहे हैं। उसको अभी हमने कुछ समय पहले ही चालू किया है। कल मौलिक अधिकारों वाला वीडियो भी अपलोड किया गया था। तो छठी अनुसूची किन राज्यों पर लागू होती है? तो असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा पे लागू होती है। अब पूछा गया है कि छठी अनुसूची मुख्य रूप से किन राज्यों पर लागू हो रही है। तो जब आपको ये 4 नाम अगर पता है तो आप आसानी से निकाल पाएंगे। तो कहाँ लागू हो रही है छठी अनुसूची? असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। और सवाल ऐसा भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो छठी अनुसूची के अंतर्गत नहीं है। तो जब आपको पता होगा कि छठी अनुसूची में कौन से राज्य हैं तो आप बता पाएंगे। तो छठी अनुसूची किन राज्यों पर मुख्य रूप से लागू हो रही है? अभी इन 4 राज्यों पर। और लद्दाख लगातार मांग कर रहा है खुद को छठी अनुसूची में शामिल करने का, खुद को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का और लोकसभा में 1 सीट और बढ़वाने का। तो इस वजह से ये नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, सोनम वांगचुक और लद्दाख का। और छठी अनुसूची में मांग ही हो रही है, तो छठी अनुसूची के बारे में जानना ज़रूरी है। वैदिक काल में सभा और समिति किससे रिलेट करती थी? सभा और समिति किससे संबंधित थी? आपकी हिस्ट्री का, आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है ये, उससे क्वेश्चंस आने हैं। तो सभा समिति किससे संबंधित थी? धार्मिक ग्रंथ, प्रशासनिक संस्था, युद्ध प्रणाली, वेदों के लेखक। तो सभा समिति जो थी वो राजा के लिए एक प्रशासनिक संस्थाएं थी। तो जो राजा को क्या काम करती थी? प्रशासनिक सलाह देने का काम करती थी। राजा को क्या काम करती थी सभा समिति? प्रशासनिक सलाह देने का कार्य करती थी। और ये सभा समिति में अंतर क्या था? तो याद रखिएगा कि सभा मुख्य लोगों की संस्था होती थी। जो मुख्य लोग होते थे राजा के, उस किसमें शामिल होते थे? उस सभा में शामिल होते थे। और बाकी में बाकी लोग समिति में थे। तो सीधी सी बात है, किसी भी व्यक्ति के जो कोर इंपॉर्टेंट लोग होते हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती है कि कम होती है?
देखिए, आप और हम जीवन में कई लोगों से मिलते हैं, कई लोगों से दोस्ती होती है, लेकिन जीवन में अगर किसी भी व्यक्ति के इम्पोर्टेंट लोग देखा जाए तो उसके माता-पिता हैं, उसके गुरुजन हैं, वो कुछ खास लोग ही होते हैं जिनसे वो एक जुड़ाव महसूस करता है। बाकी तो सामाजिक ताना-बाना है ही, परिवार है, रिश्तेदार हैं, सब है। इसी प्रकार जो राजा की मुख्य संस्था होती थी, जिसमें इम्पोर्टेंट लोग शामिल होते थे या राजा के बहुत क्लोज़ लोग शामिल होते थे, वो सभा होती थी। और क्लोज लोग कैसे होते हैं, किसी भी व्यक्ति की कम होते हैं संख्या में, 1 होते हैं, 2 होते हैं या 3-4 होते हैं क्लोज लोग। तो सभा कैसी थी, सभा एक छोटी संस्था थी या इसमें जो सदस्य थे वो कम होते थे। और समिति कैसी थी, समिति बड़ी संस्था होती थी और इसमें ज़्यादा लोग सम्मिलित होते थे। क्लियर। तो क्या थी सभा और समिति, प्रशासनिक सलाह देने वाली संस्था होती थी, किसको, राजा को। और सभा में कौन शामिल होते थे, सभा में मुख्य लोग शामिल होते थे, जो राजा के बहुत कोर लोग हुआ करते थे वो शामिल होते थे, और किसी भी व्यक्ति के जो मुख्य लोग होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो इस वजह से सभा कैसी संस्था थी, छोटी संस्था थी, और समिति में बाकी सदस्य सम्मिलित होते थे। तो जो शेष सदस्य हैं आपके जीवन में वो बहुत ज़्यादा हैं, आपके परिवार वाले हैं, आपका जो फ्रेंड जोन है, आपके जो क्लासमेट्स हैं, तो वो क्या है, वहाँ फिर बाकी मेंबर्स आ जाते हैं। तो समिति कैसी होती थी, बड़ी। तो ये सवाल पूछा जाता है कि सभा और समिति में कौन छोटी संस्था थी, कौन बड़ी संस्था थी। तो अब शायद आपको ये बात ना भूले कभी, क्या कि सभा कैसी है, तो हमने पढ़ा है कि सभा में मुख्य लोग शामिल होते हैं, और किसी भी व्यक्ति के जीवन में जो मुख्य लोग होते हैं वो बहुत कम होते हैं, जो स्पेशल लोग होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो सीधी सी बात है, सभा कैसी हो जाएगी, छोटी संस्था हो जाएगी। और बाकी में बाकी लोग समिति में शामिल होते थे, तो बाकी वैसे तो लोगों के जीवन में बहुत लोग होते हैं, तो समिति बड़ी संस्था होती थी। क्लियर। तो सभा और समिति कैसी थी, प्रशासनिक संस्थाएं थी, और सभा में मुख्य लोग शामिल थे, समिति में बाकी लोग, चूंकि मुख्य लोग हैं तो सभा कैसी थी, छोटी संस्था, और समिति बड़ी संस्था। इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए किस डिवाइस की आवश्यकता होती है, बताइए। इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए किस डिवाइस की आवश्यकता होती है। ऑप्शन है मॉनिटर, माउस, मॉडेम, प्रिंटर। तो इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, मॉडेम की आवश्यकता होती है। और मॉडेम काम क्या करता है, तो मॉडेम क्या काम करता है, ये कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने का काम करता है। ये क्या करता है मॉडेम, ये पूछा जाता है कभी कभी। सिंगल नहीं भाई, सिग्नल। तो ये कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को किस में बदलने का काम करता है, एनालॉग सिग्नल में बदलने का काम करता है। तो कभी कभी मॉडेम का काम भी पूछा जाता है। तो पहली चीज क्या है कि इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए किस डिवाइस की आवश्यकता है, तो मॉडेम की आवश्यकता है। और मॉडेम क्या काम करता है, तो ये डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करने का काम करता है। मान लीजिए पूछ ले कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित कौन करता है, तो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करने का काम मॉडेम का होता है। क्लियर। तो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कौन परिवर्तित कर रहा है, मॉडेम परिवर्तित कर रहा है। और इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए किस डिवाइस की आवश्यकता होती है, तो इसी मॉडेम की आवश्यकता होती है। तो दो चीजें कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करने का काम मॉडेम का होता है, और इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए किस डिवाइस की आवश्यकता होती है, तो अगर किसी डिवाइस को हमें इंटरनेट से कनेक्ट करना है तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो मॉडेम की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ें। निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि जो एमपी वाला का स्पेसिफिक स्टैटिक जीके है उसके लिए हम एक पूरी वीडियो लाएंगे, जैसे हमने एमपी के करंट अफेयर्स के लिए पूरी वीडियो लाई थी। भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, बताइए। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कहाँ है, बताइए। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कहाँ है, सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क, मैंने आंसर ही बता दिया, कहाँ है, आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, बताइए। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है कान्हा। ठीक है। मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जहां बाघ डेंसिटी सबसे ज्यादा पाई जाती है। मेरे कहने का मतलब है कि वहां हर 8 किलोमीटर में आपको एक बाघ देखने मिल जाएगा। तो बाघ डेंसिटी कौन से नेशनल पार्क में ज्यादा है, तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क में ज्यादा है। तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क क्यों फेमस है, बाघ डेंसिटी के लिए, यानी कि बाघ घनत्व के लिए, जो कहाँ पाया जाता है। तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ है, मध्य प्रदेश में, उमरिया जिले में स्थित है। क्लियर। यहाँ बाघ डेंसिटी सबसे ज्यादा है, ये सवाल पूछा जाता है। और कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश के मंडला और बालाघाट जिलों में स्थित है कान्हा नेशनल पार्क। क्लियर। अब मुझे एक चीज बताइए, आप सब, करंट का क्वेश्चन है एक, कि भारत का सबसे नया नेशनल पार्क कौन सा बना है। भारत का सबसे नया नेशनल पार्क, तो याद रखिएगा कि भारत का 107वां नेशनल पार्क बनाया गया है सिमलीपाल नेशनल पार्क।
कौन सा? सिमलीपाल नेशनल पार्क। और सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो सिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा में स्थित है और ये उड़ीसा का दूसरे नंबर का नेशनल पार्क है। तो पहले नंबर का नेशनल पार्क कौन है? भीतरकनिका। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भारत में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कहाँ पाए जा रहे हैं? मध्य प्रदेश में पाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, लेकिन कान्हा वहाँ का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और बांधवगढ़ नेशनल पार्क में बाघ डेंसिटी सबसे ज़्यादा पाई जाती है मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ नेशनल पार्क उमरिया में स्थित है और कान्हा मंडला और बालाघाट में। एक सवाल जो पूछेगा कि भारत का सबसे नया नेशनल पार्क कौन बना है, अभी का करंट अफेयर्स है। तो भारत का सबसे नया नेशनल पार्क कौन सा बनाया गया है? सिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा का। तो क्या सिर्फ ये उड़ीसा का पहला नेशनल पार्क है? जी नहीं, उड़ीसा का पहले भी एक नेशनल पार्क है भीतरकनिका। तो उड़ीसा के नेशनल पार्क पूछ सकता है, क्योंकि उड़ीसा के ही नेशनल पार्क को भारत का नया नेशनल पार्क बनाया गया है। किस क्रम का? तो क्रम याद रखिएगा, 107वें नंबर का। तो उड़ीसा में कितने नेशनल पार्क हैं? 2, भीतरकनिका और सबसे नया कौन सा बनाया गया है? सिमलीपाल। और सिमलीपाल अब वहाँ का सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी कहा जाएगा। कहाँ का? उड़ीसा का। तो भारत का 107वें नंबर का न्यू नेशनल पार्क कहाँ बनाया गया है? तो सिमलीपाल उड़ीसा में बनाया गया है। और उड़ीसा का ही दूसरा नेशनल पार्क कौन सा है? भीतरकनिका। क्योंकि सवाल पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से उड़ीसा में स्थित नेशनल पार्क हैं भीतरकनिका, सिमलीपाल, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि सिमलीपाल और भीतरकनिका दोनों उड़ीसा में स्थित नेशनल पार्क हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। क्लियर? भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। चलिए, SGI रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? बताइए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? IMF, UNDP, WHO, यूनिसेफ। SDI मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? बताइए। मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो मानव विकास सूचकांक प्रकाशित किया जाता है UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा। इसका भी फुल फॉर्म लिख देते हैं, पूछ लेता है कभी कभी, तो फुल फॉर्म की ही बारिश हो जाती है आपके एग्जाम में। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट, और इतने क्लोज देता है, इतने क्लोज फुल फॉर्म देता है कि अच्छा पढ़ के भी जाने वाला व्यक्ति एक बार कंफ्यूज हो जाए, इतने क्लोज रहते हैं फुल फॉर्म्स। तो याद रखिएगा कि SDI मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित होता है? UNDP नामक एक संस्था है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम नामक एक संस्था द्वारा प्रकाशित होता है। जब भी आपको इंडेक्स पढ़िए तो 3 चीजें जानिए कि उसको प्रकाशित कौन कर रहा है। इंडिया की उस साल, मतलब जैसे 2025 चल रहा है तो 2025 में इंडिया की क्या रैंकिंग है? तो 2025 में 193 देशों में इंडिया 130वें स्थान पे। क्लियर? और सबसे बड़ी बात कि फर्स्ट नंबर पे कौन सा देश है। अगर आपको इंडेक्सेस पढ़ना है तो 2025 की जितनी इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस आई हैं अभी तक, उसके लिए मैंने एक 20 मिनट का शॉर्ट वीडियो डाला हुआ है आपकी करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में। तो जाके प्लेलिस्ट में अलग से इंडेक्सेस का एक वीडियो है जिसमें 2025 की जितनी इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस हैं वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। तो जाके वो वीडियो देख लीजिएगा, उसमें सब है कि कौन सी रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है, 2025 में इंडिया की रैंकिंग क्या है और फर्स्ट नंबर पे कौन सा देश है, ये सब कुछ उसमें। क्लियर? तो SDI रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो UNDP द्वारा जारी की जाती है, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा। याद रखिएगा भारत की रैंकिंग कितनी है? तो भारत की रैंकिंग 2025 में 130वीं है 193 देशों में। क्लियर? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो उपराष्ट्रपति का पद सुनिश्चित करता है? उपराष्ट्रपति का पद भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 62, 63, 64, 66। तो देखिए, जो उपराष्ट्रपति का पद है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, वो किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 63 में। दूसरी चीज, सिर्फ इतना पढ़ना काफी है? जी नहीं, और पढ़ना जरूरी है कि भारत, आपको पता है कि राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? उपराष्ट्रपति के द्वारा। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे या उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, ये किस आर्टिकल में है? ये है आर्टिकल 64 में, कि जो उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति वो किसके पदेन सभापति होंगे? वो राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। ये किस आर्टिकल में है? या राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे, ये किस आर्टिकल में है? तो ये है आर्टिकल 64 में। तो पूछ लेगा कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो ये बताता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा की अध्यक्षता करेंगे या राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, किस आर्टिकल में है? तो वो है आर्टिकल 64 में। और आर्टिकल 69 में क्या है? तो याद रखिएगा, आर्टिकल 69 में उपराष्ट्रपति जी की शपथ,
उपराष्ट्रपति जी की बात कर रही हूँ मैं, राष्ट्रपति जी की बात नहीं कर रही हूँ। उपराष्ट्रपति जी की जो शपथ है वो किस में है? आर्टिकल 69 में। और राष्ट्रपति जी से रिलेटेड आर्टिकल्स मैंने आपको मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि ये 7th GS प्रैक्टिस की क्लास है। इसके पहले 6 क्लासेस डाल दी गई हैं। 2025 के करंट अफेयर्स के वीडियो डाल दिए गए हैं। MP के करंट अफेयर्स और स्टैटिक का वीडियो जा चुका है, तो जिन्होंने नहीं देखी है वो क्लासेस तो देख लीजिएगा। तो उपराष्ट्रपति का पद किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 63 में है। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे या उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, ये किस आर्टिकल में है? तो ये है आर्टिकल 64 में। और आर्टिकल 69 क्या बताता है? उपराष्ट्रपति जी की शपथ के बारे में। और भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बनाए गए हैं? CP राधाकृष्णन जी। किस क्रम के बनाए गए हैं? 15th क्रम के बनाए गए हैं। उनके विपक्ष में कौन थे? तो उनके विपक्ष में थे वी सुदर्शन रेड्डी जी। उसके बाद फिर CP राधाकृष्णन जी विजयी हुए और उसके बाद उन्हें 15th क्रम के उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। क्लियर? उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? मुझे कमेंट करके बताइए कि उपराष्ट्रपति को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। फायदा ये होता है इस क्लास का, जब आप कमेंट करते हैं ना तो मुझे भी खुशी होती है कि अभी एक बच्चे ने कमेंट किया कि 30 नवंबर को मेरा पेपर था, आपकी क्लासेस से मुझे बहुत क्वेश्चंस वहाँ देखने को मिले। तो मुझे खुद अच्छा लगता है कि अगर मैं पढ़ा रही हूँ कि कोई चीज़, अगर मैं मेहनत कर रही हूँ उस चीज़ के लिए, आप मेहनत कर रहे हैं साथ ही साथ, तो उसका रिजल्ट आपको दिख रहा है आपके एग्जाम में। और ये बहुत अच्छी चीज़ है क्लास की। और हम सारी चीज़ें बिल्कुल ब्रॉड लेवल पे पढ़ते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी समझ के करते हैं, तो चीज़ें माइंड में भी रह जाती हैं कि नहीं हमने कहीं पढ़ी हैं ये चीज़ें। अगला है आर्कमिडीज का सिद्धांत किस पर आधारित है? आर्कमिडीज का सिद्धांत बताइए किस पर आधारित है? ऑप्शन है संवेग, उत्प्लावक बल, घर्षण, गुरुत्व। आर्कमिडीज का सिद्धांत किस पर आधारित है? मैंने आपको बताया था, मान लीजिए किसी जार में पानी भरा हुआ है और इसमें आपने किसी बॉल को डुबोया। मान लीजिए कोई बॉल है, उसको आपने डुबोया। सीधी सी बात है, अगर आप एक बॉल डुबोएंगे तो ये बॉल पानी को विस्थापित करेगी। तो ये इसको पानी को विस्थापित करने में जितना बल लगाया इस बॉल ने, उतना ही ऊपर की तरफ एक बल काम करता है, उसे क्या बोलते हैं? उत्प्लावक बल। जो ऊपर की तरफ एक बल काम कर रहा है वो क्या कहलाता है? उत्प्लावक बल। और यदि यही उत्प्लावक बल कहाँ काम कर रहा है? वस्तु को ऊपर की ओर। तो अगर उत्प्लावक बल ज्यादा होगा तो क्या वस्तु डूबेगी? नहीं, क्योंकि वो ऊपर तैरती रहेगी, तो वस्तु नहीं डूबेगी। लेकिन यदि उत्प्लावक बल कम हो जाएगा तो ऊपर उठना इसका काम हो गया, तो वस्तु धीरे धीरे डूबने लगेगी। एक ये भी सवाल पूछा जाता है कि यदि किसी वस्तु का उत्प्लावक बल ज्यादा है तो वस्तु डूबेगी या तैरेगी? तो यदि किसी वस्तु का उत्प्लावक बल ज्यादा है, उत्प्लावक बल वो बल है कि इस बॉल ने इस पानी को हटाने के लिए जितने बल का उपयोग किया, उतने ही बल के बराबर एक ऊपर की तरफ फोर्स लगा। तो जब ये बल वस्तु को खींच रहा है तो क्या वस्तु को डूबने देगा? नहीं। लेकिन अगर यदि उत्प्लावक बल कम हो गया तो वस्तु डूब जाएगी। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। और ये कौन सा नियम है? ये आर्कमिडीज का सिद्धांत कहता है कि वस्तु ने जितना पानी हटाया है या पानी हटाने में जितने बल का उपयोग किया है, उतने ही बल के बराबर ऊपर की तरफ एक बल काम करता है, जिसे क्या कहते हैं? उत्प्लावक बल कहते हैं। तो आर्कमिडीज का सिद्धांत किस पर आधारित है? उत्प्लावक बल पे आधारित है। और ये उत्प्लावक बल आपको ये याद रखना है कि इस उत्प्लावक बल में, इस उत्प्लावक बल के बारे में आपको क्या याद रखना है कि ये उत्प्लावक बल वस्तु में ऊपर की तरफ लगता है, और यदि ये उत्प्लावक बल ज्यादा रहेगा तो वस्तु तैरती रहेगी। अगर ये उत्प्लावक बल ज्यादा है तो वस्तु क्या होगी? वस्तु तैरती रहेगी। और यदि ये उत्प्लावक बल कम है तो वस्तु क्या हो जाएगी? यदि उत्प्लावक बल कम है तो वस्तु डूब जाएगी। क्लियर? ये सवाल भी पूछा जाता है। तो यदि उत्प्लावक बल, सीधी सी बात है, ये उत्प्लावक बल ऊपर की तरफ खींच रहा है, तो यदि ये हावी है तो ये वस्तु को डूबने देगा? नहीं डूबने देगा, तो वस्तु तैरती रहेगी। और यदि उत्प्लावक बल कम हो तो वस्तु डूब जाएगी। और ये सवाल पूछा जाता है। तो आर्कमिडीज का सिद्धांत किस पे आधारित है? उत्प्लावन बल पे। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? बताइए, भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? ऑप्शन है डचीग्राम, सिमलीपाल, रणथंभौर और जिम कॉर्बेट। तो डचीग्राम कहाँ है? डचीग्राम है जम्मू कश्मीर वाले स्टेट में। सिमलीपाल कहाँ है? अभी हमने जाना, सिमलीपाल है उड़ीसा में, क्योंकि ये स्टेट भी पूछ लेता है कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ है। रणथंभौर कहाँ है? राजस्थान में। और जिम कॉर्बेट कहाँ है? उत्तराखंड के नैनीताल में। अब बताइए भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? तो भारत का पहला नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसे पहले जाना जाता था हैली नेशनल पार्क के नाम से। किस नेशनल पार्क से? तो पूछा जाता है इसका पुराना नाम, तो हैली नेशनल पार्क। और इसकी स्थापना कब हुई थी हैली नेशनल पार्क की? तो 1936 में हुई थी। और एक सवाल जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो क्या, कि प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल होने वाला नेशनल पार्क कौन सा था? तो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत भी शामिल होने वाला नेशनल पार्क कौन सा था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था। और इसे हैली नेशनल पार्क या हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता था।
क्लियर। और 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। और याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है कि प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल होने वाला भी ये नेशनल पार्क ही था। क्लियर। तो भारत का पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, स्थापना कब हुई थी? 1936 में। इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क भी है। और ये कहाँ स्थित है? उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्लियर। और ये प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत भी शामिल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। लद्दाख को यूटी कब घोषित किया गया? सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक, आर्टिकल 370। लद्दाख को यूटी कब घोषित किया गया? केंद्र शासित प्रदेश कब घोषित किया गया? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 2019, 31 अक्टूबर 2019, 5 अगस्त 2019। तो लद्दाख को यूटी कब बनाया गया? तो आप सबको पता है आर्टिकल 370 की समाप्ति की घोषणा की गई थी जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019। आप सबको याद होगा कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम आया। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम कब आया? 2019 में। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में क्या हुआ? 2 यूटी बनाए गए। जम्मू कश्मीर एक स्टेट था पहले, और उस स्टेट को एक स्पेशल प्रिविलेज मिली हुई थी आर्टिकल 370 के अंतर्गत, उसको समाप्त कर दिया गया और 2 यूटी बनाई गई, पहली जम्मू और कश्मीर और दूसरी लद्दाख। क्लियर। तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के दौरान कौन सी 2 यूटी बनी? पहली जम्मू कश्मीर, क्योंकि अब आर्टिकल 370 को समाप्त कर दिया गया है और उसके अंतर्गत जो जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस का प्रावधान था उसको भी समाप्त कर दिया गया और जम्मू कश्मीर को राज्य से बदल के एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। और 2 केंद्र शासित प्रदेश बनने, जम्मू कश्मीर लद्दाख। तो वही पूछा है कि डेट क्या थी? लद्दाख को जो यूनियन टेरिटरी कब घोषित किया गया? तो डेट याद रखिएगा आप सब, 31 अक्टूबर 2019। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य से स्पेशल स्टेटस का प्रावधान खत्म करके जम्मू कश्मीर को 2 यूटीज में बांटा गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। एंड व्हाट वाज द डेट? 31 अक्टूबर 2019, 31 अक्टूबर 2019। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा किस देवता का उल्लेख मिलता है? बताइए, ऋग्वेद में सबसे ज्यादा किन देवता का उल्लेख मिलता है? और ये क्वेश्चंस मैंने शायद एक बार कराया भी है किसी प्रैक्टिस सेट में, मैंने एक ही वाला क्वेश्चन शायद कराया है अगर मैं सही हूं तो ऋग्वेद, तो क्या मुझे ये बताना चाहिए यहाँ पे? बिल्कुल नहीं बताना चाहिए। बताइए ऋग्वेद में सबसे ज्यादा उल्लेख किस देवता का है? तो ऋग्वेद में सबसे ज्यादा उल्लेख मिलता है इंद्र देवता का, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चंस हैं जो आपके आर्ट एंड कल्चर वाले सेक्शन से जरूर पूछे जाएंगे। राज्यसभा को धन विधेयक पर अपनी सिफारिशें देने के लिए कितने दिन दिए जाते हैं? कि जैसे धन विधेयक है वो लोकसभा से पारित होकर जब राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा को कितना टाइम दिया जाता है उस पर अपनी स्वीकृति देने के लिए? ऑप्शन है 10 दिन, 14 दिन, 15 दिन, 30 दिन। तो मैंने आपको बताया था कि धन विधेयक को ही क्या कहा जाता है? मनी बिल। कहीं क्योंकि कभी कभी हिंदी में भी मनी बिल ही दिया रहता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा ये मनी बिल अलग है, धन विधेयक अलग है। तो बिल्कुल नहीं, धन विधेयक को ही मनी बिल कहते हैं। अब मनी बिल संविधान के किस आर्टिकल में है? तो धन विधेयक है संविधान के आर्टिकल 110 में। एक सवाल ये आता है कि धन विधेयक कहाँ पेश होता है? तो याद रखिएगा जो धन विधेयक है वो केवल और केवल लोकसभा में ही पेश होता है। वाह, लोकसभा में ही पेश होता है। और जब लोकसभा से पेश होके ये कानून कहाँ, विधेयक कहाँ जाता है? राज्यसभा में। तो राज्यसभा उस पर क्या कर सकती है? उस पर अस्वीकृति दे सकती है क्या? बिल्कुल नहीं दे सकती। क्या उसे अस्वीकार कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती। क्या उसमें संशोधन कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती। तो भाई राज्यसभा करे क्या? राज्यसभा सिर्फ इतना कर सकती है कि 14 दिन के अंदर उस पर अपनी स्वीकृति दे दे। लेकिन मान लीजिए अगर 14 दिन के अंदर राज्यसभा ने उस पर अपनी स्वीकृति नहीं दी तो ना दे, विधेयक अपने आप स्वीकृत मान लिया जाएगा। तो धन विधेयक पे पूरी मोनोपोली किसके पास है? वो पूरी मोनोपोली किसके पास है? लोकसभा के पास। कि मनी बिल है यानी कि धन विधेयक है वो पेश भी कहाँ होगा? सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में। कहाँ पेश होगा? केवल लोकसभा में, याद रखिएगा। बाकी विधेयक कहीं भी पेश हो सकते हैं, लोकसभा में भी पहले पेश हो सकते हैं, राज्यसभा में भी पहले पेश हो सकते हैं, लेकिन मनी बिल यानी कि धन विधेयक सिर्फ कहाँ पहले पेश होगा? लोकसभा में पेश होगा। दूसरी चीज, क्या राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित किए गए धन विधेयक को अस्वीकार कर सकती है? नहीं। क्या ये कह सकती है कि इसमें संशोधन करूं? नहीं। तो करे क्या राज्यसभा? सिर्फ 14 दिन का समय दिया जाता है कि 14 दिन के अंदर आप उस पर अपनी स्वीकृति दो। मान लीजिए राज्यसभा ने स्वीकृति नहीं दी फिर विधेयक अपने आप पारित हुआ मान लिया जाता है, अपने आप, भले राज्यसभा स्वीकृति दे या ना दे।
तो राज्यसभा को धन विधेयक पर अपनी सिफारिश देने के लिए कितने दिन दिए जाते हैं? तो 14 दिन दिए जाते हैं कि 14 दिन के अंदर आप अपने उस पर स्वीकृति दो। नहीं दोगे राज्यसभा तो अपने आप धन विधेयक पेश हुआ मान लिया जाएगा। क्लियर? तो राज्यसभा को धन विधेयक पर अपनी स्वीकृति देने के लिए कितने दिन दिए जाते हैं? 14 दिन दिए जाते हैं। लेकिन ये भी पूछ सकता है कि यदि 14 दिन में स्वीकृति ना दी जाए तो विधेयक अपने आप पेश माना जाता है। धन विधेयक कहाँ पेश होता है? सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में। धन विधेयक संविधान के किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 110 में है। ये भी याद रखना है कि धन विधेयक संविधान के किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 110 में। क्लियर? तो इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि राज्यसभा को धन विधेयक पर अपनी सिफारिश देने के लिए कितने दिन होते हैं? 14 दिन दिए जाते हैं। किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 110 में है। और ये कहाँ पेश होता है? तो लोकसभा में पेश होता है। अटल टनल किस दर्रे के नीचे बनाई गई है? बताइए, जो अटल टनल है वो किस दर्रे के नीचे बनाई गई है? अभी हाल ही में 2-4 साल पहले इसका उद्घाटन किया गया है नरेंद्र मोदी जी द्वारा। तो अटल टनल किस दर्रे के नीचे बनाई गई है? बताइए। तो अटल टनल को ही रोहतांग टनल भी कहा जाता है। अटल टनल को ही क्या कहा जाता है? रोहतांग टनल। तो कभी रोहतांग टनल भी आ जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा, अटल टनल की ही बात की जा रही है। और अटल टनल को अगर रोहतांग टनल क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये रोहतांग दर्रे के ही नीचे बनाई गई है। तो अटल टनल कहाँ बनाई गई है? रोहतांग दर्रे के नीचे। और अभी 2020 में शायद इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। क्लियर? तो और रोहतांग दर्रा कहाँ है? रोहतांग दर्रा कहाँ है बताइए? हिमाचल प्रदेश में है रोहतांग दर्रा। तो ये अटल टनल कह लीजिए या रोहतांग टनल कह लीजिए, किस स्टेट में है? तो हिमाचल प्रदेश में। और किस दर्रे के नीचे है? रोहतांग दर्रे के, इसीलिए इसको रोहतांग टनल भी कहा जाता है। क्लियर? तो याद रखिएगा, अटल टनल रोहतांग टनल के नाम से भी जानी जाती है क्योंकि रोहतांग दर्रे के नीचे है। और रोहतांग दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। इसी वजह से अटल टनल भी कहाँ हो जाएगी? हिमाचल प्रदेश में। और अभी 2020 में इसका उद्घाटन किया गया है। 1 वोल्ट को आप कैसे परिभाषित करेंगे? बताइए, 1 वोल्ट को आप कैसे परिभाषित करेंगे? 1 जूल पर सेकेंड, 1 जूल पर कूलाम, 1 जूल पर एम्पियर, या इनमें से कोई नहीं? तो रटना नहीं है। रटना इसलिए नहीं है क्योंकि आपको पता है कि किसी भी चीज का विद्युत विभवांतर या किसी भी चीज का विभवांतर क्या होता है? किसी भी वस्तु द्वारा किए गए कार्य। मतलब मान लीजिए कोई भी वस्तु है, वो क्या कार्य कर रही है? किसी भी वस्तु द्वारा किए गए कार्य और उस पर लगने वाला जो आवेश है उसका अनुपात क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। तो विभवांतर क्या है? किसी भी वस्तु द्वारा किए गए कार्य और आवेश का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है? विभवांतर। W से हम किसे डिनोट करेंगे? वर्क यानी कि कार्य को। और Q से किसे डिनोट करेंगे? आवेश को। अब कार्य का SI मात्रक क्या होता है? आप सबको पता है, कार्य का SI मात्रक होता है जूल। और आवेश का SI मात्रक क्या होता है? आवेश का SI मात्रक होता है कूलाम। और विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? वोल्ट। अब देख लीजिए, आपके सामने आंसर है। तो 1 वोल्ट को कैसे परिभाषित करेंगे? 1 वोल्ट को परिभाषित किया जाता है, वोल्ट को नापा जाता है विभवांतर में, या विभवांतर में किसको, विभवांतर को किस में मापा जाता है? वोल्ट में। तो विभवांतर की परिभाषा क्या है? कि किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य और उसके आवेश का अनुपात विभवांतर कहलाता है। तो विभवांतर को किस में माप रहे हैं? वोल्ट में। कार्य को किस में माप रहे हैं? जूल में। और आवेश को किस में माप रहे हैं? कूलाम में। ये बेसिकली SI मात्रक है इनके। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 1 वोल्ट को किस पे परिभाषित करेंगे? तो 1 वोल्ट को किस में परिभाषित किया जाएगा? जूल पर कूलाम में। 1 जूल पर कूलाम। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 जूल पर कूलाम। क्लियर? तो याद रखिएगा, इसका अगर आपको सूत्र पता है तो ये आप SI मात्रक आराम से निकाल लेंगे। बेसिकली इसका जो एजेंडा था वो SI मात्रक ही पूछने का था, लेकिन इसने थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया है कि देखते हैं कि स्टूडेंट को सूत्र पता है या नहीं। तो विभवांतर क्या होता है? किसी भी वस्तु द्वारा किए गए कार्य और उसके आवेश का अनुपात। कार्य का SI मात्रक जूल और आवेश का कूलाम। तो 1 वोल्ट बराबर हो जाएगा 1 जूल पर कूलाम। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। NBFC का पूरा नाम क्या है? बताइए, NBFC का पूरा नाम क्या है? NBFC का पूरा नाम क्या है? NBFC का पूरा नाम होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। हालांकि मैं आपसे पूछ भी सकती थी, तो बता दीजिए, नेशनल बैंकिंग और फाइनेंस कॉर्पोरेशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, नॉन बैंकिंग फंडेड कॉर्पोरेशन, या न्यू बैंकिंग फाइनेंशियल काउंसिल। तो NBFC का पूरा नाम होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कौन होती हैं? जो काम तो बैंकों की तरह ही करती हैं, इनका जो काम होता है वो बैंकों की तरह ही होता है, लेकिन इनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होते हैं। इनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होते हैं। और दूसरी चीज, ये अपने डिपॉजिट यानी कि जमाएं भी नहीं स्वीकार कर सकती। तो NBFC कंपनीज क्या जमाएं स्वीकार कर सकती हैं? तो नहीं, NBFC कंपनी जमाएं स्वीकार नहीं कर सकती।
जैसे आप बैंक है, आप कोई भी नॉर्मल बैंक, केनरा बैंक है, SBI है, ICICI है, आप वहाँ डिपॉजिट जमा करते हैं अपने, तो आपके डिपॉजिट्स वहाँ जमा किए जाते हैं। लेकिन NBFC ये नहीं कर सकती है, और यही मेनली अंतर है बैंक और NBFC में। ये इनका काम तो बैंकों की तरह ही होता है, लेकिन बैंकों के पास बैंकिंग लाइसेंस होते हैं, NBFCs के पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होते। बैंक डिपॉजिट स्वीकार कर सकते हैं, NBFCs डिपॉजिट स्वीकार नहीं कर सकती हैं। और ये नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी कौन सी है? तो जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए, जैसे आपने सुना होगा बजाज फाइनेंस, तो ये क्या है? ये फाइनेंसिंग कंपनीज हैं, लेकिन ये बैंक नहीं है। तो NBFCs का एग्जाम्पल क्या है? क्या मैंने बताया, मान लीजिए जैसे बजाज फाइनेंस है, तो क्या बजाज फाइनेंस का बैंक है? किसी तरह का बैंक नहीं है। वो क्या है? NBFC कंपनी है। इनका काम बैंकों की तरह है, लेकिन क्या ये डिपॉजिट स्वीकार करते हैं? नहीं। तो यही अंतर होता है बैंक और NBFCs में। तो NBFCs का फुल फॉर्म क्या है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। और ये इनका काम तो बैंकों की तरह ही होता है, लेकिन इनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता, और ये जमाएं भी स्वीकार नहीं करती। सवाल पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से NBFCs का एक गुण कौन सा नहीं है? तो उसमें दिया रहेगा कि NBFCs कंपनियों के पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होते, तो आपको पता होना चाहिए बिल्कुल सही है। NBFCs कंपनियां जमाएं स्वीकार नहीं कर सकती, तो आपको पता होना चाहिए बिल्कुल सही है। बजाज फाइनेंस एक NBFC कंपनी है, तो आपको पता होना चाहिए बिल्कुल सही है। तभी आप आंसर सही करके आएंगे। क्लियर? तो NBFC कंपनी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। आगे बढ़ते हैं। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैस कौन सी है? बताइए, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैस कौन सी है? ऑप्शन है आप सबके सामने, CO2, CH4, CFC, O2। तो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैस कौन सी है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ पाई जाती हैं? तो रेफ्रिजरेटर्स में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? रेफ्रिजरेटर्स में। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेटर्स में पाई जाती हैं। अब 16 सितंबर को हर साल क्या मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को हर साल ओजोन डे मनाया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा कि ओजोन डे कब मनाया जाता है? हर साल 16 सितंबर को। एक सवाल और पूछा जाता है कि ओजोन परत संरक्षण से संबंधित प्रोटोकॉल कौन सा है? तो ओजोन परत संरक्षण से संबंधित प्रोटोकॉल कौन सा है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। क्लियर? तो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली परत कौन सी है? तो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से उत्पन्न होती है? रेफ्रिजरेटर्स थे। हर साल ओजोन डे कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। और ओजोन परत संरक्षण से संबंधित प्रोटोकॉल कौन सा है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये सवाल पूछा गया है एक बार कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? जलवायु परिवर्तन, ओजोन परत संरक्षण और आर्द्र भूमियों का संरक्षण किससे संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन परत के संरक्षण से है। और रामसर कन्वेंशन आर्द्र भूमियों के यानी कि वेटलैंड संरक्षण से संबंधित है। तो ये अलग अलग प्रोटोकॉल्स है जिनका अलग अलग से संबंध है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बताइए, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं? और ये बताने लायक है क्या कि आपको पता होना चाहिए कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध के पिताजी का नाम पूछा जाता है, तो उनके पिताजी का नाम क्या था? इनके पिताजी का नाम था शुद्धोधन। और इनकी माताजी का नाम क्या था? तो इनकी माताजी का नाम था महामाया। इनकी माताजी का क्या नाम था? इनकी माताजी का नाम था महामाया। आप सबको पता है कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? अपना फर्स्ट उपदेश भगवान बुद्ध ने कहाँ दिया था और इसे किस नाम से जाना जाता है? तो भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, जो वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है, और इसे ही कहा जाता था धर्मचक्र प्रवर्तन। तो पूछा जाता है कि धर्मचक्र प्रवर्तन क्या है? तो धर्मचक्र प्रवर्तन भगवान बुद्ध द्वारा दिया गया पहला उपदेश को कहा जाता है। तो धर्मचक्र प्रवर्तन क्या है? भगवान बुद्ध द्वारा दिए गए पहले उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिया था। और वो कौन थे बौद्ध धर्म के संस्थापक? गौतम बुद्ध। उनके पिताजी थे शुद्धोधन और माताजी थी महामाया। चलिए आगे बढ़िए। लद्दाख में कुल कितने जिले हैं? बताइए, लद्दाख में कुल कितने जिले हैं? यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट होगा आप सबको, इस वजह से पहले देख लीजिए कि लद्दाख में टोटल कितने जिले। तो याद रखिएगा, यहाँ पे मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगी। पहला, लद्दाख में वर्तमान में 2 जिले हैं। कौन कौन से? लेह और कारगिल। 2 जिले कौन से हैं? लेह, कारगिल। लेकिन अगस्त 2024 में, कब? अगस्त 2024 में गृह मंत्रालय ने घोषणा की है कि लद्दाख में 5 नए जिले बनाए जाने हैं।
लद्दाख में कितने 5 जिले बनाए जाने हैं? 5 नए जिले बनाए जाने हैं। तो अब वर्तमान में लद्दाख में टोटल जो बन जाएंगे ये जिले तो कितने हो जाएंगे? टोटल 7 हो जाएंगे। तो आपको हमेशा नज़र में रखना है कि ऑप्शन में पूछ क्या रहा है। लद्दाख में वर्तमान में कितने जिले हैं? तो वर्तमान में 2 जिले हैं, लेह और कारगिल। यूटी बनाई गई है 2019 में, 31 अक्टूबर 2019 में। अभी आपने जाना कि लद्दाख को यूटी कब बनाया गया है, तो डेट क्या थी? 31 अक्टूबर 2019। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा लद्दाख को यूटी बनाई गई या लद्दाख को यूटी के रूप में रिफॉर्म किया गया। क्लियर? लद्दाख में भविष्य में कितने जिले हो जाएंगे? तो अगस्त 2024 में घोषणा की गई है कि लद्दाख में कितने नए जिलों का निर्माण करवाया जाएगा? तो 5 नए जिलों का निर्माण करवाया जाएगा। तो इसके बाद लद्दाख में टोटल कितने जिले हो जाएंगे? तो इसके बाद लद्दाख में टोटल हो जाएंगे कुल 7 जिले। क्लियर? जब इन 5 जिलों का निर्माण हो जाएगा, जिसे किसने बनाने के लिए कहा है? गृह मंत्रालय ने घोषणा की थी। और कब घोषणा की थी? डेट इंपॉर्टेंट है। तो कब घोषणा की थी? अगस्त 2024 में गृह मंत्रालय ने घोषणा की है कि लद्दाख में कितने नए जिले बनेंगे? 5 नए जिले बनेंगे। तो अब उसके बाद टोटल कितने जिले हो जाएंगे? 7। तो पूछ क्या रहा है? वो वर्तमान पूछता कि वर्तमान में कुल कितने जिले हैं? तो वर्तमान में 2 हैं, लेह और कारगिल। और वैसे कितने जिलों को अभी नए बनाने की घोषणा की गई है? 5 नए जिलों को। किसने घोषणा की है? गृह मंत्रालय ने। रक्षा मंत्रालय मत लगा के चले आइएगा कि गृह मंत्रालय ने घोषणा की है। और कब घोषणा हुई है? अगस्त 2024 में घोषणा हुई है। क्लियर? तो आज की क्लास यहीं तक करते हैं। आपकी जीएस प्रैक्टिस की क्लास कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आप सबके इतने अच्छे मैसेजेस आए हैं कि क्वेश्चंस आ रहे हैं आप सभी के एग्जाम में। और मुझे पर्सनली बहुत खुशी हुई ये सुन के कि थोड़ा मेरी मेहनत, और आप भी पढ़ रहे हैं, आपकी भी उतनी ही मेहनत है। तो हम लोगों की मिल के साथ में मेहनत रंग ला रही है। आप सबको क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। आपके जब तक भी एग्जाम्स हैं, ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। और आपके जो भी छोटे भाई बहन हैं, रिलेटिव्स हैं, जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, जीएस हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम का पार्ट है। तो आप सब जैसे आप सब मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि क्या ये दिल्ली पुलिस के लिए भी क्लास रहेगी, क्या आपके अलग अलग जो एग्ज़ाम्स हैं, तो अगर जीएस पार्ट है आपके सिलेबस का, तो वो जीएस सब में आने वाला है। तो ये प्रैक्टिस सीरीज जो है आप सभी के एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है। तो ये वीडियो उन तक शेयर कर दीजिएगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप ये क्लास देख कहाँ से रहे हैं। मैं हमेशा कहती हूँ, आपके लाइक और कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं हर दिन क्लास लाने के लिए। जब आप कमेंट्स में बताते हैं क्लास कैसी लगी, आप कमेंट्स में बताते हैं कि आप ये वीडियो देख कहाँ से रहे हैं, और आप सजेशंस भी देते हैं, तो वो मुझे सच में बहुत खुशी मिलती। तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। अगले वीडियो का नोटिफिकेशन तब मिल जाएगा आप सभी को कि एक कमेंट आया था कि नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन दबा लीजिएगा, तो आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। ऐसे ही पढ़ते रहिए, पैनिक मत होइएगा। सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी आप सभी के एग्जाम्स तक, क्योंकि आप सबने कहा था कि अब एग्जाम स्टार्ट हैं तो क्या सीरीज़ नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। MPSI वाले बच्चे हैं, अगर आपको MPSI, UPSI जो भी ये क्लास देख रहे हैं, जिस भी स्टेट से देख रहे हैं, आप सभी के लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीएस सभी एग्जाम्स में आता है। ऐसे ही पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली ही क्लास में। जय हिंद, जय भारत।